हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के बारे में, धातु और अधातु। इससे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, धातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में पढ़ लिया, धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। और इसके बाद से एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम अधातु और धातु के बीच अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखिए इंपॉर्टेंट है, धातु और अधातु के गुण। और इसके बाद से जो 4th चैप्टर आएगा वो बहुत अच्छा चैप्टर है, अभी आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए, धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण। जिस प्रकार हमने धातु के रासायनिक गुण पढ़ा था, उसका ऑक्सीजन से क्रिया, उसकी जल से क्रिया, उसकी अम्ल से क्रिया, ठीक उसी प्रकार हम अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और अधातु के रासायनिक गुण में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो ध्यान देंगे और वो अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, पहला अधातु की किससे क्रिया, उसमें किससे कराया था? ऑक्सीजन से। चलिए, ऑक्सीजन से क्रिया, अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया। देखिएगा, अब वहां पे जो होता था उसको भूल जाइए, यहां पे ध्यान दीजिए। जब कोई अधातु, ये मैं थोड़ा सा इसमें लिख भी दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये लिखने लायक भी है। जब कोई अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। सुनिए ध्यान से, जब कोई अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और वो अम्लीय ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाता है। लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और ये अम्लीय ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। सर ठीक है, लेकिन ये तो लिखने वाली कोई बात नहीं है भाई। केमिस्ट्री तो सर कहता है प्रूफ दो, केमिस्ट्री तो कहता है प्रूफ दो भाई। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल, फिजिक्स में फॉर्मूला और बायो में फिगर, फेमस है जी सर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए पहले, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपका जो उत्तर है वो अधूरा रह जाता है, याद रखेंगे। बिना एग्जाम्पल का आपका केमिस्ट्री का उत्तर अधूरा रह जाता है। देखिए कैसे क्रिया होगी। हमने लिया कार्बन, सबसे बढ़िया जो सब जानते हैं, और कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दी। क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। देखिए, ऐसा एग्जाम्पल भी खोज के लाते हैं ना जो आपके लिए इजी हो। और ये CO2 क्या है? अम्लीय है, ठीक है। और इस अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया अगर हम जल से करवा दें, CO2 प्लस जल, अगर इस हम अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दें? जल से करवा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। तो सर जी H2CO3, और इस अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, चीजें ध्यान दे भाई, कार्बोनिक अम्ल ध्यान देने योग्य चीजें हैं एकदम। अगर किसी अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तथा उसी अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया अगर जल से करवा दी जाती है तो वो कार्बनिक अम्ल बनाता है।
यदि उसी अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दी जाए, जल से, तो वो क्या बनाता है, वो अम्ल बनाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जल्दी से लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप लिख लेते हैं तो एक इसमें लिख लीजिएगा दूसरा वाला, क्योंकि वो कुछ है नहीं उसमें। अधातु की जल से क्रिया। अब कुछ बोलेंगे सर जी अधातु जल से क्रिया करके अम्ल बनाता है। अरे बकलोल, वो अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, न कि अधातु से। ठीक है, अधातु जल के साथ क्रिया ही नहीं दर्शाता। ठीक है, अधातु सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अधातु क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते। जल्दी जल्दी इसको लिखिए। चलिए आगे बढ़े। सब ध्यान देने योग्य है भाई। अधातुएं की, क्योंकि अधातु के जो रासायनिक गुण है ना वो कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अधातु का रासायनिक गुण कुछ विशेष नहीं है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं अधातु के किसके बारे में, अधातु की अम्ल से क्रिया। की अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि जो अधातु हैं वो साधारण परिस्थितियों में अम्ल के साथ क्रिया ही नहीं दर्शाते। इसीलिए पहले वाले को मैंने इतने विस्तार से समझाया कि वही सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये कुछ ज़्यादा खास अभिक्रिया करता नहीं है। क्लोरीन के साथ करता है, तो वो भी अभी हम देखेंगे। अधातु की अम्ल के साथ क्रिया, तो अधातु साधारण परिस्थितियों में अम्ल के साथ, साधारण परिस्थितियों में अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न करने पे ही क्रिया करता है। ये कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न करने पर ही क्रिया करता है। अब उस विशेष स्थितियों के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, और न ही इसके एग्जाम्पल को लिखने के बारे में, बस ये कि ये साधारण क्रिया नहीं करता है। ठीक है, साधारणतः क्रिया नहीं करता है। चलिए, अब अधातुओं की अम्ल से क्रिया हो गया, अधातुओं की जल से क्रिया हो गया, ऑक्सीजन से क्रिया हो गया। अब एक लिख लीजिएगा, अधातु की क्लोरीन से क्रिया। देखिए, पहला ऑक्सीजन से इंपॉर्टेंट था और फिर ये क्लोरीन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे कि अधातु क्लोरीन से क्रिया करके, अधातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, और इन क्लोराइडों
की प्रकृति सहसंयोजक होती है। प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक। इन क्लोराइडों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। अब इसका एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। देख ही रहे आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अधातु के रासायनिक गुण में। और इसमें है P4 प्लस Cl2, क्या बनेगा सर? बनेगा क्लोराइड। तो PCl6 क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा, जो कि बनेगा PCl6। अरे नहीं जी, PCl3 बनता है ना। PCl देखिए, P2 एक बार चेक कर लेने दीजिए। P2, हाँ PCl3 ही बनेगा। अब जब ये PCl3 बन गया तो समस्या उत्पन्न हो गया। कैसे? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा और ये विकट समस्या एक हमारे सामने उत्पन्न हो गई, बैलेंस करना। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं। चलिए, बैलेंस हो गया। अब अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया हम कर लिए। अब बाकी है अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जानते क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड बनाता है। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। और इसके 2 एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अधातु की हाइड्रोजन से क्रिया, जितनी इनकी ये रासायनिक गुण में नहीं पूछे जाते हैं, उनकी जो जितना मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके, अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके, अधातु क्या करते हैं? अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं सर? अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। अब बात की जाए अगर एग्जाम्पल की कि हाइड्राइड के एग्जाम्पल क्या है, तो लिख लीजिएगा हाइड्राइड के एग्जाम्पल। पहला और दूसरा 2 एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला, नाइट्रोजन के साथ Na2 प्लस H2 बन जाएगा, जानते हैं क्या? अमोनिया NH3। फिर कार्बन के साथ C प्लस H2, जानते हैं क्या बन जाएगा? CH3, मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन और अमोनिया। इसे क्या कहते हैं लिख लीजिएगा क्योंकि पूछता है। मेथेन, अभी आगे आप पढ़ेंगे इसका नाम लिखना। और ये है अमोनिया। ये नाम आप बना के लिखेंगे, अगले चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। ठीक है, अब बैलेंस है सर? बैलेंस तो नहीं है, तो इसको कर दीजिए 6 हो जाएगा, 2 कर दीजिए 3 हो जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन अगर 2 नाइट्रोजन, ये कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। और इसी के साथ बच्चों हमारे अधातु के रासायनिक गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अधातु के रासायनिक गुण हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे धातु एवं अधातु के बीच अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, बंध के बारे में नहीं क्या कर रहे हैं, अभी हम अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये अभिक्रिया समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं अलग से लेना चाह रहा था, लेकिन आज टाइम बचा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में ले लूँ। थोड़ा सा इसके साथ ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया, धातु एवं अधातु के बीच, यहां समझना चाहते हैं, दिखना कुछ नहीं, अधातु के बीच अभिक्रिया। देखिए, इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें धातु और अधातु के डिफिनीशन पूरी तरीके से याद होने चाहिए। सर याद है, हमने धातु और अधातु के डिफिनीशन क्या पढ़े हैं सर? ये धातु वे होते हैं जो विद्युत तथा, इसको छोड़ दीजिए, विद्युत तथा समांगी चालन करते हैं। सर ये धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। याद रखिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं।
ग्रहण करते हैं। अब एक चीज समझिए, जो धातु है वो बहुत ही अमीर है, जो धातु है वो बहुत ही अमीर है। वो कहता है ये ले इलेक्ट्रॉन है, ले लो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अरे यार तुम क्या रो रहे हो, लो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लो। मतलब त्याग देता है इलेक्ट्रॉन, लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ले जाओ इलेक्ट्रॉन रखो, खुश रहो तुम्हें, हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और जो अधातु होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए मरता है कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, भैया इनके नाम पे दे दो, भैया उनके नाम पे दे दो, भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। भीख मांगता चलता है कौन? अधातु। अधातु इलेक्ट्रॉन भीख मांगता चलता है, जबकि धातु कहता है अरे इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ, ले जाओ ना इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि एक त्याग रहा है और एक को चाहिए, एक त्याग रहा है और एक को चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो दान कर रहा है, वो दान करना चाहता है, और एक है जो पैसा लेना चाहता है, तो क्या उन दोनों के बीच संबंध कैसा रहेगा? सर जी बहुत बढ़िया रहेगा। ये कभी कुछ बोलेगा ही नहीं और ये बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो त्यागना ही चाहता है। ये ऐसा थोड़ी ना कि जानबूझ के नहीं दे रहा है इसके दबाव डालने पे, नहीं, ये तो फेंक रहा है बस कि ले जाओ, और इसको चाहिए ही, तो ये इसके पास हमेशा पहुंचा रहेगा, ये इसके पास हमेशा पहुंचा रहेगा, ये इसके आस पास ही भटकता रहेगा कि कब वो दे दे और हम ले ले। और इसी इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के कारण ही धातु और अधातु के बीच अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान रखिए, इसी के कारण धातु और धातु के बीच अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे देखिए, क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागते और क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, और इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत विस्तार से मत समझिएगा, क्योंकि बहुत विस्तार से मैं समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अष्टक नियम, ये सारे जो नियम है आपको 12th में 11th में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें यहाँ पर जाननी जरूरी है, मैं खुद कहता हूँ कि भाई अगर आपको मैं तलवार देकर क्या करूँ, जैसे बहुत बच्चे हैं अरे ये सर तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, बहुत कम पढ़ाते, अभी बताओ अब मैं तुमको पढ़ाऊँ कि जो अधातु हुआ था, जो धातु था, इनका खोज सर विलियमसन ने किया था, 1966 में किया था। इन्होंने उसको खोजा, धुला, चेक किया लेबोरेटरी में, 3 साल बाद इन्हें पता चला, इन्होंने उस पर शोध किया, फिर इसकी परिभाषा दी। इनकी परिभाषा देने पर सर जॉन मिल्टन और सर जॉन सीमंस ने विरोध किया। उनके विरोध के पश्चात इन्होंने ये प्रयोग दोहराया और धातु और अधातु को विभाजित कर दिया। इससे आपका क्या होने वाला है? अरे ई सर बस जानते क्या बनेगा, ई सर तो बहुत जानते हैं, अरे जानते हैं नहीं जानते उससे आपका क्या लेना देना है? आपको आता है इससे लेना देना है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए 10th के लेवल तक, और आपको जो पेपर में देने जाए तो आपको उससे सारे प्रश्न आने चाहिए। हमें कितना आता है उससे आपका संबंध थोड़ी ना है, आपका इससे संबंध है कि हम आपको कितना सिखा देते हैं, और क्या हम आपको उतना सिखा देते हैं जितना आपको पेपर के लिए चाहिए, तो बस आपका मतलब पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब समझिए इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों हैं। हम एक धातु ले लेते हैं, प्रचलित फेमस धातु जो है वो सोडियम है, और प्रचलित फेमस अधातु हम ले लेते हैं क्लोरीन। अगर आप इन दोनों का अगर देखिए, जो बच्चे अभी तक भी जो बच्चे तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार नहीं याद किए हैं, तो बच्चे समझ जाइए बाद में पछताएंगे, क्योंकि चीज़ें फिर आपको समस्या है कहीं कहीं, मैंने कहता बहुत जगह मिलेंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे आपको परेशान करेंगे। ठीक है, चिकोटी काटती रहेंगे। तो ये 11 होता है और ये 17 होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े ही हैं, कैसे होता है सर 2, 8 और सर 1। अब 1:2, 2:2 में मत चल जाइएगा, अभी वो जब आएगा तो वही बताऊंगा। ये क्या होता है 2, 8, 1, और फिर सर होता है 2, 8, 7, 2, 8, 7। अब हम सभी को पता है कि अगर हम, ये हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हो गया KLM, ठीक है, इस कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये संपन्न हो जाता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो संपन्न हो जाता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये संपन्न हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका नियम है कि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया K सेल में तो ये संपन्न हो जाएगा। M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो M सेल संपन्न हो जाएगा, और K सेल में अगर L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये L सेल संपन्न हो जाएगा। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं सोडियम का। तो सोडियम में
n+p, फिर ये और फिर एक और ये देखिए, इसमें 2 आ गया सर, 2 आ गया, इसमें 8 आ गया, 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं कि सोडियम पहले हम चर्चा करते हैं। सोडियम के बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये सोडियम संपन्न तभी होगा जब इसके बाहरी कक्षक में जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो जाए, तभी संपन्न होगा, तभी संपन्न होगा जब इसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन इसे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन जुटाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन जुटाना पड़ेगा, जो कि बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तब ये सोचता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन जुटाने से बढ़िया अगर हम इसी को एक त्याग दे तो फिर तो हमारा ये 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और फिर तो हम असंपन्न नहीं रहेंगे, हम संपन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि संपन्नता आपको क्या मिले, कुछ छीन कर ही मिले। देखिए यहाँ पर दान करके भी संपन्नता मिल रही है, तो आप भी दान करेंगे तो जरूर आपको अवश्य संपन्नता मिलेगी। तो ये सोच रहा है कि अगर हम दान कर देंगे तो अष्टक के नियम के अनुसार हम स्थायी हो जाएंगे। तो भाई परेशान रहने से बढ़िया है कि इसको दान ही कर देना। तो ये क्या करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। अब इनके साथ क्या होता है सर, तो इनके साथ देखिए इस केस में क्या होता है, इनके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन KLM। इनके साथ क्या होता है कि इसमें तो 2 मिल जाते हैं, इसमें 8 मिल जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और इसमें 7 मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको भी स्थायी होने के लिए बाहरी कोश में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इनके पास बाहरी कोश में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तब ये क्या करते हैं, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, जो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सोचते हैं कि हम 7 इलेक्ट्रॉन त्यागें। बाप रे, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत मेहनत की बात हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये सोचते हैं क्यों ना किसी से जो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसी से ले ले। भाई जहां आपका भला हो रहा है और झुकने से, अगर कहीं आपको झुकने से भला हो जा रहा है तो वहां थोड़ा सा झुक जाइए। कोई टीचर है आपको बहुत बुरा भला बोलता है लेकिन पढ़ाता बहुत अच्छा है, वहां पे झुकने से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा वहां पर झुक जाइए, चीजें सीख लीजिए, जैसा कि ये क्लोरीन करता है, अब इसे 7 त्यागना मुश्किल है लेकिन 1 ग्रहण करना आसान है, तो ये सोडियम के सामने झुक जाता है और इसके द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे कि इसका अष्टक पूरा हो जाता है और ये त्याग देता है, तो इसका भी जो संपन्नता है वो संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को संपन्न कर देते हैं और इसी से ये अभिक्रिया बनती है NaCl वाली। इसी से ये अभिक्रिया बनेगी Na+Cl, ठीक है। कैसे, तो देखिए Na+Cl। अब यहाँ पे Cl2 क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा लक्ष्य आपको बस चीज़ों को समझाना है। यहाँ प्लस मत लिखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा क्या, Cl-, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए प्लस आ गया। समझिएगा प्लस माइनस क्यों आ जाता है, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सारे आज के लेक्चर में आपको छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप ये चीज़ दीजिएगा कि अब जो बच्चे भाई इस वीडियो को स्किप कर दिए होंगे अब वो पछताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इसमें, परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन छोड़िए यहाँ मतलब नहीं है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 ही है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना परमाणु, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। सर ये न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो आपको करना है कर दीजिए, जो इसको आप करना चाहते हैं या परमाणु क्रमांक करना चाहते हैं उसको भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23 होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के सदैव बराबर होता है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना देते हैं, जीरो, न्यूट्रल। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, तो ये बच जाता है कितना, 10, और 11 प्लस और माइनस 10 मिलकर क्या बनाएंगे सर जी, 1 प्लस, इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर 1 प्लस का साइन आ जाता है। अब देखिए क्लोरीन के पास, अगर आप क्लोरीन की बात की जाए तो सर 17 क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, प्रोटॉन कितने थे, 17, तो प्लस 17 और माइनस 17 मिलके क्या हो रहा था सर, ये शून्य, यानी कि न्यूट्रल, इसीलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला ले लेता है तब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, लेकिन प्रोटॉन नहीं लेता है तो प्रोटॉन रहते हैं 17। तब इस कंडीशन में प्लस 17 और माइनस 18 मिलके आता है -1, इसीलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगता है, इसीलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगता है, ठीक है। और ये होती है इनके बीच क्रिया, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने का। अब इनके बीच बंधों के बारे में पढ़ना है तो हम वो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अलग से अच्छे से। इस लेक्चर को प्लीज़ जो बच्चा मिस किया होगा, आपके फ्रेंड होंगे तो उनको शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर पड़ा होगा जिसे लेकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। इसके थ्रू अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप टेस्ट दे पाएंगे, वीकली नोट्स पा पाएंगे, सारी सुविधाएं आप ले सकेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।